नमस्कार। शिक्षा क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, शिक्षा शास्त्री और समाज, इन सब के लिए यह मेरी वीडियो प्रस्तुत है। और आपसे निवेदन है कि यदि इस मेरी वीडियो में आपको बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान और उस निदान के आधार पर व्यवहारिक समाधान की बेहतरीन रूपरेखा प्रस्तुत होती दिखे तो इस वीडियो को समाज के अन्य बंधुओं तक उनके मोबाइलों में पहुंचाइएगा और ऐसा करके बेसिक शिक्षा परिषद के बंद होते विद्यालयों को बचाइएगा। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। मैं चर्चा करने जा रहा हूं ऐसे विषय पर जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे विद्यालय जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है उनको बंद किया जाएगा और उनके शिक्षकों को अन्यत्र दूसरे विद्यालय में संबद्ध किया जाएगा और वहाँ जो पढ़ने वाले नौनिहाल हैं उनके भविष्य का क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। आज चूंकि मैं बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय तदुपरांत जूनियर हाई स्कूल में 8 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया हूं और न केवल शिक्षक बल्कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में मैंने कार्य किया है। आज मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय में बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं, लेकिन जितनी अच्छी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की व्यवहारिक समस्याएं और उनका बेहतरीन समाधान हम लोग जो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाने के अलावा सारे कार्य किए हैं, पढ़ाया भी है और कार्य भी किए हैं, सिलेंडर भी ढोया है, सब्जी भी लाई है, एमडीएम भी चलवाया है, बीएलओ भी बने हैं, बाकी कार्य भी कराए हैं, सर्वे भी कराए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की व्यवहारिक समस्याओं को हमसे अधिक वो नहीं जान सकते जो शहरों में पैदा हुए, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े और आज एसी में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सचिवालयों में बैठकर एसी में वो अधिकारी करवा रहे हैं, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा एक दिन इतिहास बन जाएगी, इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं ऐसे करोड़ों युवाओं को आज की वर्तमान सरकार के खिलाफ कर देगी। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जब 50 संख्या से कम के छात्र छात्राओं के नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करने का निर्णय एसी में बैठे सचिवालय के अधिकारियों के आकलन के आधार पर और उनके निर्णय के आधार पर लिया जा रहा है, उनके समझाने के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है, तब क्या एक बार ये नहीं सोचा गया कि यदि बच्चे कम हो रहे हैं तो स्कूल बंद ना करके ये सोचा जाए कि उन विद्यालयों में बच्चे बढ़ कैसे सकते हैं, क्या कारण है कि छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आज छात्रों की संख्या 27,000, 25,000, 20,000 जितने भी स्कूलों में कम हुई वो कम हुई, अगली वर्ष फिर 5,000 स्कूलों में कम होगी, फिर अगली बार 10,000 स्कूलों में कम होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि यह बेसिक शिक्षा परिषद
इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिला करेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद के भी ऐसे विद्यालय हुआ करते थे जहाँ से ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार वैदिक निकला था। और मैं ही नहीं, जहाँ से कितने ही IAS IPS अधिकारी निकले, कितने ही ऐसे लोग यहाँ से निकले जो आज राजनीति के क्षेत्र में भी देश का शीर्ष नेतृत्व दे रहे हैं। तो इन विद्यालयों को बंद करने की आवश्यकता है या इन विद्यालयों में छात्र संख्या कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत और RTE एक्ट के तहत यह योजना बनी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा। यहां तक कि एक गांव में ही नहीं बल्कि गांव का कोई मजरा भी है यदि 500-600 मीटर दूर पर, तो वहां पर भी एक विद्यालय होगा, जिससे कि बिल्कुल बच्चों के घर के बिल्कुल नजदीक उनको विद्यालय मिले, वहां के नौनिहाल अपने घर से निकलें और सीधे विद्यालय में जाकर विद्या अध्ययन कर पाए। आज लगभग सामान्यतः 1 किलोमीटर पर एक गांव होता है। यदि किसी विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा तो क्या कक्षा 3 का छात्र जिसकी उम्र 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, वो 1-1.5-2 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालय में पढ़ने जाएगा? तो मैं आज आप सबके बीच, आप सबके समक्ष और जो इस शिक्षा को बचाना चाहते हैं उनके समक्ष कुछ समस्याएं और उनके समाधान प्रस्तुत करना चाहता हूं। कैसे बेसिक शिक्षा को बचाया जा सकता है, ये कोई कठिन काम नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपकी छात्र संख्या घटने का एक बहुत बड़ा कारण जो मैं अब देख रहा हूं, वो कारण है परिषद या सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया जाना कि कक्षा 1 में एडमिशन 6 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले का ही होगा। यदि किसी बच्चे की आयु 5.5 वर्ष पूर्ण हुई है तो उसका एडमिशन कक्षा 1 में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नहीं होगा। कभी कभी तो लगता है कि ये इतना अव्यावहारिक निर्णय आखिर किन अधिकारियों के कहने पर लिया गया होगा? क्या जिन अधिकारियों ने ऐसा निर्णय लेने के लिए सुझाव दिए होंगे वो अधिकारी या उनके बच्चों ने कभी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय देखे हैं? क्या उन्होंने कभी गांव देखे हैं? कैसा गांव का कल्चर है, कितना पिछड़ापन है, जहां पर अभिभावकों को अपने बच्चों को नहलाने के लिए भी समझ नहीं है, जहां पर बच्चे अपने आप मुंह धोते हैं, अपने आप अपना बस्ता उठाते हैं और बेचारे स्कूल चले जाते हैं। आप बताइए, यदि आपने 6 वर्ष पूर्ण करने की आयु सीमा निर्धारित कर दी है तो क्या कोई अभिभावक आज के समय में 6 वर्ष तक अपने बच्चे को घर पर रख रहा है? चाहे वो अभिभावक कैसा ही हो। जो थोड़े भी जागरूक अभिभावक हैं वो तो आप देख रहे हैं 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष इसमें अपने बच्चे को हर हाल में विद्यालय में पहुंचा देते हैं। कोई अभिभावक अपने 5 साल के बच्चे को सरकारी विद्यालय में लेकर जाएगा, आपका विद्यालय चाहे कितना ही अच्छा चल रहा है, कितने ही आपके योग्य शिक्षक उसमें शिक्षण कार्य करते हैं, 5 वर्ष के एक बच्चे को उसका अभिभावक, उसका माता या पिता स्कूल लेके गया, आपने कहा कि इसकी आयु अभी 6 वर्ष नहीं हुई है इसलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे, और वो उस बच्चे का एडमिशन क्या करेगा? बराबर में चलने वाले किसी कॉन्वेंट स्कूल या किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में करा देगा। वो 4 वर्ष पे भी करा देगा। आपको क्या लगता है कि जब 1 वर्ष वो बच्चा वहाँ पढ़ लेगा उसके बाद कभी लौट कर वो सरकारी विद्यालय में आएगा? कभी नहीं आएगा। 6 वर्ष तक मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये निर्णय आपने लागू रखा तो अगले 4-6 वर्षों की और बात है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में बच्चे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 6 वर्ष तक कोई इंतजार करने वाला नहीं है। सामान्य पिछड़ा, बिल्कुल कोई बहुत पिछड़ा वर्ग का भी यदि अभिभावक है वो भी 5 साल पर तो अपने बच्चे को 5.5 साल पर तो कह देता है स्कूल भेज रहे हैं, और बराबर में 100 रुपये महीने, 150 रुपये महीने, 200 रुपये महीने की फीस पर बराबर में छोटे छोटे स्कूल संचालित हैं, बड़ी अच्छे से मान्यताएं दे दी गई हैं, तो उनमें बच्चा जाएगा और वो लौट कर कभी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होने वाला है? कौन वो बच्चे होंगे जो 6 वर्ष तक बैठे रहेंगे, तब वो आपके विद्यालय में आएंगे और उनके कारण से आपके विद्यालय संचालित होंगे? तो सबसे बड़ा, सबसे अव्यावहारिक ये जो निर्णय है इसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जानी चाहिए
कि 6 वर्ष पूर्ण हो, ये अनिवार्य क्यों है? यदि आपका बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 4 साल में इतनी ज़्यादा उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, ऐसा उनका IQ लेवल होता है कि वो 4 साल में 6 वर्ष के बराबर बच्चे के जैसा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा में एक्सीलरेशन की व्यवस्था भी तो है, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था है। कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा उसका IQ लेवल है, तो क्या उसको जल्दी एडमिशन देके आगे नहीं बढ़ाओगे? तो एक तो ये विषय हुआ। दूसरा मुझे ये कहना है कि जब इतने अव्यावहारिक निर्णय शिक्षकों पर और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों पर थोपे जाते हैं, जिनका कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आखिर ये ऐसे निर्णय लेता कौन है? क्या उसको बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित कोई समझ है भी? इतने अव्यावहारिक निर्णय लिए जाते हैं जिनसे शिक्षक परेशान, शिक्षक का मानसिक संतुलन गड़बड़ और पूरा सिस्टम परेशान, और सही जानकारियां भी नहीं आती। यदि आज भी मैं कहता हूं विद्यालय को बंद करना ये कोई समाधान नहीं है, और यदि आपने विद्यालय को बंद करने का ठान लिया है तो मैं सच कह रहा हूं, इस बार आप 20,000, 25,000, 27,000 जो भी विद्यालय बंद करेंगे या आप उनको कंबाइंड करेंगे, अगली वर्ष फिर 8-10 हज़ार, फिर 8-10 हज़ार, फिर 8-10 हज़ार। और सही बताते हैं आपको ये बेसिक शिक्षा परिषद, जो अपने आप में कोई ऐसा दौर रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों ने इस देश के हर क्षेत्र में नेतृत्व किया है। वो विद्यालय इतिहास बन जाएंगे। और केवल ऐसा ही नहीं होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य देखकर जो करोड़ों युवा जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो न केवल मायूस होंगे बल्कि वर्तमान सरकार और निर्णय लेने वाले लोगों के खिलाफ आ जाएंगे। यदि वो सड़कों पर नहीं आएंगे तो हृदय में खिलाफत करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप परिषद के इन विद्यालयों को बचाना चाहते हैं, इन नौनिहाल जो आज यदि विद्यालय बंद हो गया तो दूसरे गांव में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर तुम्हारे सरकारी विद्यालय में तो पढ़ने नहीं जाएगा, बेशक वो किसी प्राइवेट विद्यालय में जाके पढ़ लेगा। तो यदि इनको आप रोकना चाहते हैं तो मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको बेसिक के विद्यालय ऐसे बनाने हैं कि जो कॉन्वेंट की टक्कर दें, कल को पूरे गांव के सारे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़े, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान चल रहे हैं जहां पर क्वालिटी के टीचर भी नहीं है, इंटर पास टीचर उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, BA BSc किए हुए लड़के उन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वहां तो पढ़ने बच्चों को भेज रहे हैं अभिभावक। लेकिन हमारे विद्यालयों में कोई जागरूक अभिभावक, थोड़ा सा ठीक अभिभावक हमारे बेसिक के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहा है, क्योंकि आपने इतने अव्यावहारिक नियम बना रखे हैं और दूसरे शिक्षा की व्यवस्था को पूरा बेकार कर लिया गया है। क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि उसको दिखता है कुछ है नहीं, जबकि हमारे पास योग्य शिक्षक हैं। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से आया हूं। जिस समय मैंने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में ज्वाइन किया था, उस दिन भी मेरे पास 2 मास्टर डिग्री थी। उस दिन भी मेरे पास JRF क्वालिफाइड था। मैं उस समय भी मैं 3 बार का नेट था। ऐसे योग्य शिक्षक हैं, मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे अधिकतम शिक्षक योग्य हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में, और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें आधे योग्य शिक्षक भी नहीं है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि उन विद्यालयों की फीस भी बहुत महंगी है, फिर भी अभिभावक वहां एडमिशन कराने को तैयार है, लेकिन आपके विद्यालयों में अभिभावक एडमिशन कराने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? इन कारणों का निदान किया जाए और फिर इन कारणों को डायग्नोस करके उनका समाधान सोचा जाए, तो ये विद्यालय भी बचेंगे और इस प्रदेश का भी भला होगा, इन बच्चों का भी भला होगा। यदि मेरा सुझाव माना जाए तो मैं बताता हूं कैसे बेसिक के स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर ही नहीं देंगे, बल्कि उनसे आगे निकलेंगे। वहां बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे सारे हमारे विद्यालय में आ जाएंगे। सुनिए, यदि कोई जूनियर हाई स्कूल है, 3 कक्षाएं चलती हैं, 6, 7, 8, तो सबसे पहला काम तो यह है कि स्टाफ पूरा दीजिए। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 3 कक्षाओं में 4 का स्टाफ है, तो कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिस पूरे के पूरे विद्यालय में 10 साल से एक ही टीचर है, दूसरा टीचर आज तक नहीं, कोई और कुछ नहीं, केवल अकेला वो टीचर उस पूरे विद्यालय के शिक्षण कार्य को भी संभालता है। और कभी कभी तो ये देखा गया कि उसको BLO भी बना लिया जाता है और वो BLO का भी ड्यूटी करता है, और वो MDM भी चलाता है
वो सारे काम करता है। तो एक तो ये कि यदि 3 कक्षाएं हैं, आपको इन स्कूलों को अच्छा बनाना है और आपकी वास्तव में नियत है इन स्कूलों को अच्छा बनाना और बेसिक के स्कूलों को पूरे देश भर में सिरमौर बना देना, तो यदि किसी विद्यालय में 3 कक्षाएं हैं या प्राथमिक विद्यालय में 5 कक्षाएं हैं, तो आपको क्या करना है? मिनिमम 5 शिक्षकों की नियुक्ति वहां होनी अनिवार्य है। जिन जिन विद्यालयों में 5 शिक्षक नहीं हैं उनमें 5 शिक्षक पूरे कीजिए, भर्ती निकालिए। हर विद्यालय, हर प्राथमिक विद्यालय में मिनिमम 5 शिक्षक होंगे। हर जूनियर विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल वाले विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षक अनिवार्य होंगे। इनकी नियुक्ति, चाहे आप नियुक्तियां कीजिए, चाहे आप बैलेंसिंग कीजिए, चाहे आप समायोजन कीजिए। एक प्रिंसिपल हर विद्यालय में अनिवार्य है, बेशक उसमें 50 संख्या ही क्यों ना हो इस स्कूल में, बेशक 70 संख्या ही क्यों ना हो, लेकिन एक प्रिंसिपल देना ही होगा। उस प्रिंसिपल का एक ही काम होगा, टाइम टेबल बनवाना। हर क्लास में टाइम टेबल चिपका हुआ, उसकी ऑफिस में 2 जगह टाइम टेबल चिपका हुआ, उधर रोज घंटी लगती होगी, उधर टाइम टेबल चिपका हुआ होगा, हर टीचर के मोबाइल में टाइम टेबल होगा, सबको निर्धारित पीरियड होंगे। और प्रिंसिपल का कार्य टीचिंग करना नहीं होगा। हाँ, कभी कोई शिक्षक अनुपस्थित रहता है, उसके स्थान पर उस दिन प्रिंसिपल टीचिंग के लिए चला जाएगा। टोटलिटी में प्रिंसिपल का एक ही काम होगा, स्कूल का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना, बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट। वो उधर शैक्षिक मैनेजमेंट को देखेगा, उधर वो आर्थिक मैनेजमेंट को भी देखेगा, उधर वो अपने विद्यालय के भौतिक वातावरण के मैनेजमेंट को भी देखेगा, उधर वो MDM के भी मैनेजमेंट को देख रहा है। केवल देख रहा है, करेगा नहीं, केवल देखेगा और उसको ठीक कराएगा। स्वयं आलू नहीं लाएगा, स्वयं सिलेंडर उठा के खरीद कर नहीं ला रहा होगा। जिस दिन ये प्रिंसिपल कर रहा होगा, उस दिन क्यों तुम्हारे स्कूल में बच्चे आएंगे? जिस स्कूल का प्रिंसिपल सिलेंडर उठाता घूमता हो बाजार से, जिस स्कूल का प्रिंसिपल कभी आलू लाता हो, कभी अमरूद खरीद कर लाता हो, बिल्कुल बाजारू बना दिया गया हो, उस स्कूल में क्यों अच्छे से अभिभावकों के बच्चे पढ़ेंगे जी? कम से कम उस स्कूल का प्रिंसिपल तो ऐसा होना चाहिए ना, जिससे अभिभावक मिलने जाए तो उनको लगे कि हम प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। तो प्रिंसिपल केवल और केवल स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य देखेगा और कुछ नहीं करेगा एक्स्ट्रा वर्क, बल्कि वो काम कराएगा। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में, मैंने क्या बताया, यदि 5 क्लास हैं तो 5 अध्यापकों की नियुक्ति, 1 प्रिंसिपल की अनिवार्य नियुक्ति, और सबसे बड़ा प्रिंसिपल का एक कार्य और होगा कि प्रिंसिपल साहब को, यानी प्रधानाध्यापक महोदय को, अपने टीचरों का CR बनाने का अधिकार होगा। अपने कोई टीचर यदि बदमाशी करता है, उसको 5 क्लास आवंटित हुई हैं या फिर उसको 5 पीरियड आवंटित हुए हैं और वो पीरियड्स नहीं लेता है, तो प्रधानाध्यापक कम से कम इतने अधिकार तो रखता हो कि वो उसके CR बनाकर या उसके करेक्टर रोल पर टिप्पणी करके जैसे ही AVSA को भेजागा, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। जिस दिन इतना डर शिक्षक में होगा कि मेरा प्रिंसिपल जो मुझे टाइम टेबल बना के दे रहा है, या हम सबकी सहमति से जो टाइम टेबल बनाया जा रहा है, यदि हम पढ़ाएंगे नहीं तो फिर हम पर कार्रवाई होना तय है। और शिक्षकों का भी एक ही काम होगा, बस केवल और केवल पढ़ाना। वो उनके तय पीरियड्स होंगे, वो निर्धारित हैं, वो जाएंगे अपने पीरियड्स को पढ़ाएंगे, प्रार्थना सभा में रहेंगे, और जो शिक्षणेतर गतिविधियां होती हैं उनमें भी वो बटी हुई होंगी बाकायदा लिखित में, उनमें भी वो यथा योग्य अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यदि शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा शिक्षणेतर गतिविधियों में कहीं भी यदि शिक्षक सहयोग नहीं करता है, जो उसकी जिम्मेदारी लिखित में दी गई है उसका अनुपालन नहीं करता है, तो प्रिंसिपल को यह अधिकार होगा कि वो खंड शिक्षा अधिकारी अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखेगा, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। ये अगला, प्रत्येक विद्यालय में यानी 5 शिक्षक, 1 प्रिंसिपल, 1 चपरासी होगा, जो विद्यालय के समय से कम 1 घंटा पूर्व विद्यालय को खोल देगा और घंटी बजाना शुरू कर देगा।
पहली घंटी बजेगी, दूसरी बजेगी, तीसरी बजेगी, यानी जब प्रार्थना सभा का समय आएगा तब तक तीसरी घंटी वो बजानी शुरू कर देगा। इसके अलावा एक सफाई कर्मी की प्रत्येक विद्यालय में नियुक्ति अनिवार्य होगी। सफाई कर्मी का काम है, विद्यालय जैसे ही खुलेगा, विद्यालय का जो समय है प्रार्थना सभा का, उससे घंटे भर पहले से ही, वो 1.5 घंटे पहले से ही वो सब साफ सफाई, सारे कक्षों की साफ सफाई, प्रिंसिपल ऑफिस की और पूरे के पूरे विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई करेगा। इसके अलावा वही यहाँ पर जो वृक्ष लगते हैं या जो फुलवारियाँ लगती हैं, उनका पूरा कार्य देखेगा, यानी कार्य विभाजन हो जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में एक बाबू यानी लिपिक का होना अनिवार्य होगा। उस लिपिक का कार्य है सर्वे करना, उस लिपिक का कार्य है बीएसए ऑफिस या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जितनी भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं वो सारी सूचनाएं उपलब्ध कराना, उनको फीड करना, उनको उनकी एक्सेल सीट बनाना, उनका वर्ड पर काम करना, जो भी कुछ है, कोई लेटर जाता है, कोई आता है, कोई डाक जा रही है, कोई आ रही है, ये सारा का सारा काम, छुट्टियों का हिसाब रखने का काम, सारा का सारा काम उसका होगा जो बाबू है। मानव संपदा पोर्टल पर बच्चों को अपडेट करना, अपलोड करना, डिलीट करना, ये सारे के सारे काम कॉलेज स्तर पर यानी स्कूल स्तर पर उस बाबू के होंगे। सबका कार्य विभाजन होगा। यहाँ तक कि कोई भी प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ होगा, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप और उसका जो भी पूरा सिस्टम है वो रखा हुआ होगा। जिस दिन आप, मैंने क्या बताया, फिर से बोल रहा हूं, यदि 5 कक्षाओं का विद्यालय है तो मिनिमम 5 शिक्षकों की नियुक्ति, एक प्रिंसिपल की अनिवार्य नियुक्ति, एक बाबू की नियुक्ति, एक चपरासी की नियुक्ति और एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति। इतना काम जिस दिन कर दोगे और प्रिंसिपल को इन पर कार्यवाही करने का, जो काम नहीं कर रहा है तो तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ यदि कार्य नहीं आ रहा है, लापरवाही हो रही है, तो वो प्रिंसिपल उनके खिलाफ लिख सकता है और उन पर तत्काल कार्यवाही होगी, उनको नोटिस जारी होंगे और नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्यवाही होगी। जिस दिन आप ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे उस दिन ये वैश्य शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वो पढ़ाई होगी जो प्राइवेट वाले कभी करके दिखा नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो हम गारंटी से कह सकते हैं, कभी भी आप परीक्षाएं दिलवा लो, चाहे किसी कंपटीशन में बैठवा लो, वो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्त शिक्षकों का आज के समय में मुकाबला कर नहीं सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने भी कभी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया है बेसिक शिक्षा परिषद में आने से पूर्व, लेकिन तब मुझे 10,000 रुपये वो देते थे, 10,000 रुपये महीने मिलते थे, केवल 5 पीरियड पढ़ाने होते थे, 3 पीरियड खाली रहते थे और वहाँ मेरा काम मैनेजमेंट देखना थोड़ा ही था, मेरा काम कुछ और देखना नहीं था। मुझे जो क्लास आवंटित हैं उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षणेतर गतिविधियों का पूरा काम कराना ये मेरा दायित्व था। तब मैं कैसे पढ़ा लेता था इतना अच्छा? क्या बेसिक शिक्षा परिषद में जाने के बाद मैं अयोग्य हो गया? मुझे तो और ज़्यादा योग्य हो जाना चाहिए था, और मेरे जैसे लाखों शिक्षक योग्य हैं भी, लेकिन जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण जिस तरह से बिगाड़ा गया है, या यूं कहूं बिगड़ा हुआ है, उस वातावरण को सुधारना होगा। और वातावरण केवल बातों से नहीं सुधरेगा। मैं इस बात का साक्षात गवाह हूं कि ये मैं मानता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उसने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भौतिक वातावरण को बहुत उच्च लेवल तक सुधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भौतिक वातावरण को जिस ऊंचाई तक सुधारा गया है वो वाकई तारीफ के काबिल कहा जाएगा। 2017 से पहले मुझे पता है, मेरा जो जूनियर हाई स्कूल था उसमें 8 कमरे थे टोटल मिला के, ऑफिस से लेके अतिरिक्त कक्षों तक। पूरे वर्ष भर में
सरकार से जो मेंटेनेंस ग्रांट आती थी वो केवल 8,000 रुपये आती थी। हम जब पेंटर को बुलाकर उसकी पुताई करने की, पेंटिंग करने की बात करते थे तो 8,000 रुपये तो केवल वो पेंटिंग करने यानी मजदूरी के मांगता था। उसके अलावा जो पेंट चाहिए, जो अलग बाकी चीज़ें चाहिए, रंग चाहिए, वो अलग मांगता था। तो हम क्या करते थे, हम भाई वो 8,000 रुपये पूरे के पूरे निकाल कर उसको दे दिया करते थे कि भाई जैसा तू कर सकता है हमारे स्कूल की पेंटिंग कर दे, पुताई कर दे, और वो करके जाते थे। बाकी पूरे वर्ष भर यदि रजिस्टर खरीदने हैं, बाकी कोई स्टेशनरी का सामान खरीदना है या कोई कुर्सी भी खरीदनी है तो बहुत बार ये सब तो अपने जेब से टीचर को खरीदना पड़ता था, क्योंकि पूरे वर्ष में मेंटेनेंस ग्रांट ही केवल 8,000 रुपया आती थी। लेकिन वर्ष 2017 के बाद जब ये सरकार आई तो इसने मेंटेनेंस ग्रांट को बढ़ाकर मिनिमम 25,000 किया और ये संख्या के आधार पर कर दिया। चूँकि मेरे विद्यालय की संख्या 100 से सदा ही अधिक रही, इस कारण मेरे विद्यालय का मेंटेनेंस ग्रांट 50,000 रुपये आता था। तो विद्यालय में विशेष बदलाव हमने करके दिखाए। जो विद्यालय कभी जिसका प्लास्टर उखड़ा हुआ रहता था, जो काला काला बरसात में हो जाया करता था, उसको बेहतरीन पेंट कराया गया, सारे प्लास्टर को ठीक कराया गया। बच्चों को, जो बच्चे फर्श पर बैठते थे उनके लिए सीटें बनवाई गईं, अच्छी सीटें लोहे की बनवाकर उनको कक्षों में डाला गया। स्मार्ट कक्ष बनाया गया, स्कूल में इन्वर्टर लगवाया गया, हर कक्ष में पंखे लगवाए गए, हर कक्ष में जो स्विच बोर्ड हैं वो लगवाए गए। एक बेहतर व्यवस्था प्रदान की गई। सरकार ने पूरा सहयोग बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का किया। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधानों को आदेशित करते हुए पंचायती राज विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद ने मिलकर पूरे, मुझे लगता है मेरे जिले भर में हर विद्यालय की बाउंड्री को ठीक कराया गया। नहीं तो ऐसी स्थिति थी, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पशु बंधते थे, पशु कक्षों के ठीक सामने पशु बंधा करते थे। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हुआ करते थे। आज मुझे लगता है जिले भर में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिस स्कूल में बिजली फिटिंग ना हो, जिस स्कूल में बच्चे ठीक तरह से एक अच्छा भौतिक वातावरण ना मिल रहा हो, जिसमें टॉयलेट्स ना बन गई हों, जिसमें बच्चे आज की स्थिति में हवा ना ले रहे हों पंखों की। तो ऐसी स्थिति, इस तरह के भौतिक वातावरण को जरूर सरकार ने सुधारा है। लेकिन जिस तरह से सरकार आज इन स्कूलों को बंद करने जा रही है, ये निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही खराब है। इसके बेहद ही खतरनाक राजनीतिक दुष्परिणाम भी होंगे, शैक्षिक दुष्परिणाम भी होंगे और सामाजिक स्तर पर भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सरकारों का काम शिक्षण संस्थाओं को बंद करना नहीं होता, बल्कि और नई शिक्षण संस्थाएं खोलना और जो शिक्षण संस्थाएं पहले से संचालित हैं उनमें बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं बनाकर कार्यान्वित करना, ये काम सरकारों का होता है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर हमको फेल कहना पड़ेगा ना। तो क्या हम अपने आप को फेल कहना ना चाहते हैं? नहीं। निवेदन है आप सभी स्टेक होल्डर्स से कि आप इस बात को समझें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, और सरकार में बैठे लोग या ऐसे अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा कहकर गुमराह कर रहे हैं कि इन स्कूलों को बंद कर दो और सरकारी खर्चा बचा लो। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य ये और सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा, ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर आप ये नहीं देखते कि कितना फ़ायदा और नुकसान है। ये तो सरकार का कर्तव्य होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और देश और समाज की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है, इनमें कुछ वापस नहीं मिलता। इसलिए यदि केवल ये कहकर कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है इसलिए स्कूल बंद कर दो, ये किसी भी स्तर पर कोई अच्छा काम नहीं है। जिन शिक्षकों को तो आप कहीं संबद्ध कर देंगे, लेकिन जो बच्चे केवल कक्षा 1 का बालक है जिसकी उम्र 5-6 वर्ष होनी चाहिए, उस उम्र का बच्चा कैसे किसी दूसरे विद्यालय में जाएगा? और एक बार जब आपका विद्यालय नहीं मिला तो किसी प्राइवेट विद्यालय में चला गया तो दोबारा बेसिक शिक्षा के स्कूल में दोबारा लौटकर नहीं आएगा और धीरे धीरे स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या घटती चली जाएगी और अंततः ऐसे ही प्रतिवर्ष धीरे धीरे करके
ये सब स्कूल बंद हो जाएंगे। इसलिए सरकार से और सभी स्टेक होल्डर्स से निवेदन है कि ऐसा प्रयास हो कि स्कूल बंद ना किए जाएं, बल्कि इन स्कूलों को कैसे बेहतर मैनेजमेंट दिया जा सकता है, इन स्कूलों को कैसे प्राइवेट स्कूलों के तुलना में हर स्तर पर बेहतर बनाया जा सकता है, हर मामले में बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि जो मानव संसाधन है, जो शिक्षक के रूप में हमारे पास मौजूद है, वो तो हमारे पास योग्य शिक्षक मौजूद हैं ही। बचा क्या? बचा हमारे पास भौतिक संसाधन। तो जो भौतिक संसाधन के रूप में है वो भी आपके पास मौजूद है। अब क्या नहीं है? तो स्कूलों में नहीं है चपरासी, स्कूलों में नहीं है बाबू, स्कूलों में नहीं है सफाई कर्मचारी, स्कूलों में नहीं है पर्याप्त शिक्षक। आप इनकी पूर्ति कीजिए। प्रत्येक स्कूल में यदि बाबू, चपरासी और सफाई कर्मी, एक प्रिंसिपल और जितनी कक्षाएं हैं मिनिमम उतने शिक्षक यदि होंगे, और प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में यदि अपने स्कूल का मैनेजमेंट करने का पूर्ण दायित्व होगा और ये अधिकार भी होंगे कि वो उन पर कार्रवाई भी कर सके, तो फिर बेसिक शिक्षा सुधर के रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन सरकार ऐसा कर देगी, जिस दिन सरकार ऐसा कर देगी कि मेरे इन बेसिक के विद्यालयों को ये मानव संसाधन उपलब्ध करा दे और कंप्यूटर आदि, प्रिंटर आदि वो भौतिक संसाधन उपलब्ध करा दे, उस दिन के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी बेसिक शिक्षा के किसी स्कूल को बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि क्यों कोई पढ़ाएगा प्राइवेट में जाकर उन अनट्रेंड टीचरों पर, जो केवल इंटर पास, बीए पास हैं, जिन पर जो बीएड बीटीसी भी नहीं है, जो टीईटी आदि भी पास नहीं, उन पर कौन क्यों पढ़वाएगा कोई? वो सब मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भौतिक वातावरण को और शैक्षिक वातावरण को दिखाने में अच्छा बना रखा है। तो हम भी बना सकते हैं ना। आप स्कूल बंद करने लगेंगे तो कल को तो और भी ज़्यादा निगेटिविटी फैलने वाली है बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों को लेकर और बच्चों को लेकर और स्कूलों को लेकर। दूसरा, मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से के शिक्षकों से ये निवेदन करना है कि आपके स्कूल में यदि कोई 6 वर्ष पूर्ण करने से कम उम्र का बच्चा आपके स्कूल में आता है तो उसको वापस मत किया करो। बहुत ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं, जब बच्चा जाता है तो वहाँ का टीचर आधार कार्ड देखकर, अरे तेरी उम्र अभी 6 वर्ष नहीं हुई है, उसको वापस कर देता है। और जैसे ही वो वापस करता है, उसके माँ बाप उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं और वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए बेसिक के स्कूल से चला जाता है, फिर वो वापस कभी नहीं आता। तो आप शिक्षकों से ये निवेदन है कि आप केवल आधार कार्ड देख के ही 6 वर्ष पूरी नहीं हुई है तभी आप उसको ना भगा दिया करो, बल्कि उसका आधार लेकर आप जो ऑनलाइन फीडिंग करते हैं मानव संपदा पोर्टल पर या फिर किसी अन्य पोर्टल पर, उस पर उसको फीड करके एक बार चेक तो कर लिया करो कि उसका डाटा अपलोड हो रहा है या नहीं। यदि 5.5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है और कक्षा 1 में एडमिशन आप कर रहे हैं और उसको डेटा अपलोड कर रहे हैं और उस समय उसका डेटा सफलतापूर्वक अपडेट हो जाता है, तो फिर उसका एडमिशन किया करो। केवल आधार कार्ड देख के बच्चों को वापस ना किया करो। यदि आप ऐसे वापस करते रहे और यदि एडमिशन हो रहे हैं तो करो, नहीं हो रहे तो लिख के सरकार को और बेसिक शिक्षा परिषद को सबको दो कि यदि 5 साल का, 5.5 साल का, 5.25 साल का भी बच्चा आएगा और बच्चा इस टाइप का है कि कक्षा 1 में पढ़ सकता है तो उसका एडमिशन होना ही चाहिए। आप कैसे एडमिशन रोक सकते हैं किसी 5.5 साल के बच्चे का? कक्षा 1 में एडमिशन लेने से कैसे रोक सकते हैं आप? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो 4.5 साल में पढ़ने बैठ गया और कक्षा 1 में बैठ गया, आप रोक लोगे किसी को? हमें तो कहीं दिक्कत आई नहीं कभी। तो इतना निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं और पुनः कहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा के स्कूल इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस पूरे भारत की नींव हैं और इनसे वो लोग निकले हैं जिन्होंने इस भारत के हर क्षेत्र में नेतृत्व दिया है। इसलिए इनको इतिहास ना बनाया जाए, इनको अच्छे से अच्छा कैसे संचालित किया जा सकता है इसके लिए कार्य किया जाए। और आप जब हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक दे देंगे और हर स्कूल में एक सफाई कर्मचारी, एक बाबू और एक चपरासी देंगे तो इसके लिए आपको लाखों चपरासी, लाखों बाबू और लाखों सफाई कर्मियों की भर्तियां भी करनी पड़ेंगी। और ऐसा होगा तो भी बहुत सारे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, उनका भविष्य संवरेगा और फिर वो सब इस सरकार के पक्ष में खड़े होंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी सरकार को वो धन्यवाद दे रहे होंगे, उसका समर्थन कर रहे होंगे, तो सब ठीक होगा। उधर बच्चे भी आगे बढ़ेंगे,
बच्चों के स्कूल भी बचेंगे, शिक्षकों की पर्याप्त जगह बचेंगी, नई भर्तियां निकलेंगी और इधर बाबू चपरासी और सफाई कर्मियों की भर्तियां निकलेंगी। ऐसे करके बनेगा एक शानदार विद्यालय और ऐसे करके उन विद्यालयों के बाद बनेगा शैक्षिक क्षेत्र में शानदार उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश।